हुए विशेषकर कल एथलेटिक्स का हुआ, बैडमिंटन का हुआ और कुश्ती में मैंने लोगों को देखा। उनको अगर प्रोत्साहन दें, उनको अपना सहयोग दें, तो ये बच्चे बहुत ही हमारे गांव में है। हमारे गांव उनको खेल की सामग्री नहीं मिलती। कई विपरीत परिस्थितियों में हमने देखा है कई नौजवान साथी आगे निकलकर न केवल अपने जिले का बल्कि प्रदेश और देश के स्तर पे खेलते हैं। अभी जो एक बच्चे ने 32 बॉल में सेंचुरी बनाई, एक बच्चे ने 35 बॉल में सेंचुरी बनाई और वो सब गांव के थे। ये प्रतिभा है हम लोग की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए उदाहरण दिया कि प्रतिभा, असली प्रतिभा गांव में है और उसी को इस खेल प्रतियोगिता से हम लोग आगे न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करें बल्कि प्रदेश और देश कॉमनवेल्थ गेम्स में, पैरा ओलंपिक्स में हमारे हुए विशेषकर कल एथलेटिक्स का हुआ, बैडमिंटन का हुआ और कुश्ती में मैंने लोगों को देखा। उनको अगर प्रोत्साहन दें, उनको अपना सहयोग दें, तो ये बच्चे बहुत ही हमारे गांव में है। हमारे गांव उनको खेल की सामग्री नहीं मिलती। कई विपरीत परिस्थितियों में हमने देखा है कई नौजवान साथी आगे निकलकर न केवल अपने जिले का बल्कि प्रदेश और देश के स्तर पे खेलते हैं। अभी जो एक बच्चे ने 32 बॉल में सेंचुरी बनाई, एक बच्चे ने 35 बॉल में सेंचुरी बनाई और वो सब गांव के थे। ये प्रतिभा है हम लोग की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए उदाहरण दिया कि प्रतिभा, असली प्रतिभा गांव में है और उसी को इस खेल प्रतियोगिता से हम लोग आगे न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करें बल्कि प्रदेश और देश कॉमनवेल्थ गेम्स में, पैरा ओलंपिक्स में हमारे हुए विशेषकर कल एथलेटिक्स का हुआ, बैडमिंटन का हुआ और कुश्ती में मैंने लोगों को देखा। उनको अगर प्रोत्साहन दें, उनको अपना सहयोग दें, तो ये बच्चे बहुत ही हमारे गांव में है। हमारे गांव उनको खेल की सामग्री नहीं मिलती। कई विपरीत परिस्थितियों में हमने देखा है कई नौजवान साथी आगे निकलकर न केवल अपने जिले का बल्कि प्रदेश और देश के स्तर पे खेलते हैं। अभी जो एक बच्चे ने 32 बॉल में सेंचुरी बनाई, एक बच्चे ने 35 बॉल में सेंचुरी बनाई और वो सब गांव के थे। ये प्रतिभा है हम लोग की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए उदाहरण दिया कि प्रतिभा, असली प्रतिभा गांव में है और उसी को इस खेल प्रतियोगिता से हम लोग आगे न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करें बल्कि प्रदेश और देश कॉमनवेल्थ गेम्स में, पैरा ओलंपिक्स में हमारे खेल महोत्सव, सांसद खेल महोत्सव का समापन, किस तरीके से इस पूरे फंक्शन को आप देखते हैं? जैसा आप सब लोगों को पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया था, एनडीए के सभी सांसदों से अनुरोध किया था कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वो लोग इस कार्यक्रम को कराएं और कुछ सांसद पिछले 2-3 साल से करा भी रहे हैं। लेकिन इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया से भी कहा कि हर क्षेत्र में हो, हर लोकसभा क्षेत्र में हो। तो जैसा कि आपको बताया गया, इस बार करीब 290 लोकसभा क्षेत्रों में इसको कराया गया और बलिया भी उसमें से एक था। ये पहले ब्लॉक स्तर पे हुआ, फिर विधानसभा स्तर पे हुआ, अब ये आखिर में संसदीय क्षेत्र के जो हुआ खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं वो पूरे करीब 290 लोकसभा क्षेत्रों में इस बार कराई गई। तो ये एक बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का मान लीजिए सपना था। उन इसलिए भी कह रहे थे कि इससे आप नौजवान साथियों से जुड़ते हैं, जो कहा जाता है जेन एक्स जी है, उनसे आप जुड़ सकते हैं और उनके माध्यम से जो खेल के प्रति भावना है आजकल नौजवानों में, उसे बढ़ाने को भी काम किया गया है। उनका कहना है कि खेल से अनुशासन जीवन में आता है। बच्चा सुबह जल्दी उठता है और खेल खेलता है और जैसा कि आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन खेल को खेल भावना से खेलना और हार के भी फिर खड़े होकर फिर उसके लिए प्रयत्न करना, इस जीवन का भी एक मूल मंत्र है और यही उन्होंने इस खेल के प्रतियोगिता से हम लोगों को सिखाना है बच्चों को। और विशेषकर जो उन्होंने बार बार हम लोगों को कहते हैं कि असली प्रतिभाएं खेल के गांव में, और
इन खेल प्रतियोगिताओं की वजह से वो जो प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई हैं उनको उभारा जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है, मैंने देखा बलिया के कल परसों और कल के जो प्रतियोगिता हुई, कई ऐसे बच्चे हैं जो ना केवल जिले बल्कि प्रदेश पे खेल सकते हैं, और अगर हम लोग उनको प्रोत्साहन दें, उनको सहयोग दें, तो मुझे पूरा भरोसा है बलिया का नाम ये बच्चे रोशन करेंगे। तो इस प्रतियोगिता में चयनित बच्चे कहाँ जाएंगे? अब आगे ये जोन में खेलेंगे, जोन के बाद जो उससे आगे पहुंचेंगे वो प्रदेश स्तर पे खेलेंगे, और जो प्रदेश स्तर से आगे बढ़ेंगे वो नेशनल लेवल पे खेलेंगे। ये पूरी एक श्रृंखला है कि जो बच्चा गांव में है उसको नेशनल लेवल तक का प्लेटफॉर्म मिले, इससे कि आगे जो अगर प्रतिभावान है तो आगे बढ़ सके। इसमें कुछ सर, जिस तरीके से अगर हम बांग्लादेश की बात करें, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें, तो बांग्लादेश में जो हालात हैं और जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा ये देश के सरकार को देखना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और मुझे बड़ा दुख है कि जो लोग हमारे देश में हैं, जो कई बार कई देशों में जो घटनाएं होती है उससे पूरा कैंडल मार्च और उसका विरोध करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ विपक्ष के कोई भी साथी इसका विरोध नहीं कर रहा है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। एक व्यक्ति की इतनी निर्मम हत्या हुई है, और ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, वो पूरे समुदाय के पीछे लोग पड़े होंगे, और अगर यहाँ से आवाज़ भारत से नहीं उठेगी, और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने और सबका इसका विरोध जताया है। अगर मुझे तो ये कहना चाहिए कि इस देश का एक एक व्यक्ति इसके विरोध में बोलना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि वहाँ की सरकार इसको सुनेगी और कठोर कदम उठाएगी जिन्होंने घृणित कार्य किया है। बांग्लादेश में इस पूरे आंदोलन के दौरान एक बड़ा मसला उठा कि चिकन नेक को जो है निशाना बना सकता है बांग्लादेश, और कहीं ना कहीं भारत के गले की हड्डी बताया। ये तो बांग्लादेश है क्या? ये बिल्कुल कोई कमजोर नहीं, भारत को कमजोर समझने वालों को अच्छा सबक सिखाया जाएगा। भारत के चिकन नेक को वो क्या कर, बांग्लादेश जैसे देशों को हम लोग को मैं सोचता हूँ इस पे विचार करना भी, अगर ऐसे विचार भी कर रहे हैं तो मेरे लिए दुखद है। बांग्लादेश क्या बोलता है, क्या करता है, हमको उस पर नहीं देखना है। हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं। आज ऐसा नेतृत्व है भारत का जो कठोर जवाब देगा। अगर किसी ने भी कोई गलत सोचने में करने की बात तो दूर करता हूँ, सोचेंगे भी तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से नेपाल की बात करें या फिर श्रीलंका की या फिर बांग्लादेश की, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई साजिश हो रही है क्या भारत के खिलाफ, ताकि भारत से जो संबंध हैं वो नहीं, मेरे में नहीं माना। आप देखेंगे श्रीलंका में अभी इतना तूफान आया वहां पर, और कौन सबसे पहले उनके साथ खड़ा हुआ है? भारत, हमारे विदेश मंत्री वहां के। चाहे कहीं भी कोई मुसीबत आती है, भारत पहला देश होता है जो मदद करता है। हमारा तो ये हम लोग को सिखाया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कोई हम लोग को कमज़ोर ना समझे। हम लोग पूरा मुंह तोड़ जवाब देने वाले लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब भारत बदल गया है, अगर हम पे कोई आंख उठाएगा तो उसके घर में घुस के जवाब दिया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या भारत कर सकता है जिससे बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहें? भारत सरकार जो करना है सब कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बोल सकती है, जो कर सकती है। तो उनके राजदूत को बुलाया गया, उनको समझाया गया। हम लोग अभी तो बात ही कर रहे हैं। अगर कोई परिणाम नहीं आता है तो और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। आदमी यूएन में जा सकता है, और जो फोरम है उनमें जा सकता है। जो उनके सहयोगी देश है उनको कहा जा सकता है कि ऐसी जगह घृणित कार्य पे रोक लगनी चाहिए। यही कर सकते हैं। अगर कुछ और करना हुआ तो वो तो हमारा नेतृत्व दिखेगा कि और क्या उस पर किया जा सकता है। उसके बारे में मैं सार्वजनिक रूप से तो नहीं, वो तो वही लोग बता सकते हैं। आज प्रधानमंत्री महोदय जो है वो लखनऊ पहुंचे हुए हैं और तीनों मूर्तियों का जो है वो लोकार्पण करेंगे। किस तरीके से इस पूरे उसको देखते हैं? ये तो तीनों मूर्ति हमारे पार्टी के संस्थापक और हमारे जो पार्टी के अभिभावक लोग थे उनकी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की। वहाँ एक बहुत अच्छा पार्क भी बना है, म्यूजियम भी बना है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी पार्टी के सारा इतिहास उसमें बताया जाएगा, इन लोगों का इतिहास बताया जाएगा।
एक अच्छा शुरुआत है। मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा, आज उसका उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद सभी लोग जाके उस म्यूजियम को और उस पार्क को जरूर देखें। तो क्या पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो क्या ब्राह्मणों को भी एक संदेश दिया जाने का प्रयास है क्या ये इस तरह से हमारी पार्टी काम नहीं करती है। हमारी पार्टी सबके लिए है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सबके साथ। ये तो हमारी पार्टी के जो आप जानते हैं नायक हैं ये सब लोग। ये लोग पार्टी को खड़ा करने, पार्टी को बनाने में, जिन्होंने पार्टी का, आप जानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ का शुरुआत की थी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसको आगे बढ़ाया था, अटल जी आप जानते हैं जब 1980 में भाजपा बनी तो उसके प्रमुख थे अटल जी, अडवाणी जी, इन लोगों ने पार्टी खड़ी की है, तो उनकी मूर्तियां हैं और उसका आज उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी अंत में सर सिर्फ एक सवाल, अखिलेश यादव जो है वो लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे थे, उन्होंने इसके पहले सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उसका भी वो विरोध करते रहे हैं। 27 में आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश यादव वे पीडीए के सहारे सत्ता में आ सकते हैं क्या? आप लोग ने देख लिया है बिहार के चुनाव का परिणाम, और एसआईआर का जहां तक सवाल है, एसआईआर में क्या गलत हो रहा है, मैं तो हमेशा विपक्ष से ये जानना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनका नाम है अगर वोटर लिस्ट में तो कटना नहीं चाहिए। जिन लोगों का 3-4 जगह नाम है, क्या उनका एक जगह नहीं होना चाहिए? मेरे को समझ में नहीं आता, इसका उत्तर नहीं विपक्ष के पास। जो सही वोटर लिस्ट है उसी पे चुनाव होने चाहिए, और वही हो रहा है और ये होगा, चाहे विपक्ष कुछ भी करता रहे, पूरे देश में होगा। एसआईआर जरूरी है क्योंकि एक सही तरीके से चुनाव होना चाहिए। और जहाँ तक लोगों का सवाल है, बिहार के लोगों ने एक संदेश दे दिया है और 2027 में उत्तर प्रदेश के लोग भी अपना संदेश दे देंगे। वो चाहते हैं कि प्रदेश का बागडोर आदरणीय योगी जी और देश का बागडोर आदरणीय मोदी जी संभालें, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। चाहे आप कुछ भी कहते रहें, आप लोगों ने लोगों को गुमराह किया लोकसभा चुनाव में कि संविधान बदला जाएगा। क्षणिक रूप से लोग थोड़ा भ्रमित हो गए। उसके बाद आप देखिए हरियाणा के चुनाव हुए विधानसभा के, प्रचंड बहुमत मिली भाजपा को। महाराष्ट्र के हुए, सबसे ज़्यादा सीटें पाई। दिल्ली के चुनाव हुए, और ज़्यादा सीटें हमने पाई जो कभी नहीं पाई थी। बिहार में ही आप परिणाम दे सकते हैं, और वही परिणाम उत्तर प्रदेश का भी होगा, आसाम का भी होगा, बंगाल का भी होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि तमिलनाडु में भी हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू।